नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपोच क्लासेस में। हमने कल की क्लास में लास्ट में पढ़ा था हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम 3 चीज़ों को पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी। पहली पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, पहली पढ़ेंगे डेटिंग, दूसरी पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और तीसरी पढ़ेंगे मनुष्य की उत्पत्ति, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हम डेटिंग यानी कितनी पुरानी चीज़ है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, फिर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेंगे और फिर लेंगे मनुष्य की उत्पत्ति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं डेटिंग। इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं या कितने प्रकार के जंतु हैं? तो नंबर 2, एक है सजीव और एक है निर्जीव। अच्छा, सजीव हैं तो भी 2 प्रकार के हैं, एक जंतु और एक वनस्पति यानी पेड़ पौधे। अच्छा, जंतु भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जानवर और एक होते हैं मनुष्य। तो मनुष्य होगा तो उसका दांत भी होगा। तो मनुष्य की जब हम कार्बन से उसकी उम्र का पता लगाते हैं तो उसको कहते हैं फ्लोरीन डेटिंग। देखो एक बार समझो डेटिंग में 2 प्रकार के लोग होते हैं, पहले सजीव और एक होते हैं निर्जीव। तो सजीव में कौन कौन से हैं? सजीव में हैं जंतु और दूसरे नंबर के मनुष्य। जंतु और वनस्पति। तो जंतु हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से? मनुष्य और जानवर। तो मनुष्य की उम्र का पता कैसे लगाएंगे? जब मनुष्य होगा तो उसका दांत होगा, तो उसके दांत से इसकी उम्र का पता लगाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? फ्लोरीन डेटिंग। समझे? जानवर है तो जानवर 2 प्रकार के होते हैं, एक सींग वाले और एक बिना सींग वाले। जब सींग वाले हैं तो सींग में होते हैं क्या? छल्ले, है ना। जैसे एक बकरी है, मान के चलो ये बकरी है, एक बकरी है तो बकरी के ये सींग हो गए, सींग में होते हैं छल्ले। बकरी में सींग में होते हैं छल्ले, तो छल्लों के द्वारा इसकी सींग वाले जानवरों की उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है। जब मनुष्य मर जाएगा तो उसके हमें मिलेंगे क्या? अवशेष मिलेंगे उस मनुष्य के। तो अवशेषों से हम अगर उसकी उम्र का पता लगाते हैं तो वो कहलाती है कार्बन डेटिंग। सभी ने सुना होगा कार्बन डेटिंग की खोज या आविष्कार किसने किया था? ये आविष्कार किया था फ्रैंक लिब्बी जी ने। फ्रैंक लिब्बी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने सन 1940 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। इसी के निर्माण से या इसके आविष्कार से इनको सन 1960 में 20 साल बाद इनको नेवल पुरस्कार दिया गया।
कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में भी एक दो फैक्ट देख लो। नोबेल पुरस्कार तो ये किस वैज्ञानिक के नाम पे दिया जाता है? तो नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। और इन्होंने किस चीज का निर्माण किया था? तो इन्होंने बनाया था डायनामाइट। अब हम समझते हैं जंतु के बारे में समझा, अब समझते हैं वनस्पति। तो वनस्पति होते हैं कौन? पेड़ पौधे। तो पेड़ है तो पेड़ का होगा तना। तने को जब हम बीच से काट देंगे तो इस तने में छल्ले होंगे और इन छल्लों से ही हम वनस्पति के उम्र का यानी पेड़ पौधे की उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है, अब एक बार और देख लो इसको। डेटिंग किसकी होती है? सजीवों की और निर्जीवों की। सजीवों की डेटिंग हमने समझा, अब समझेंगे हम निर्जीवों की डेटिंग। तो निर्जीवों की डेटिंग निर्जीवों की डेटिंग कहलाती है क्या? यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग किसके द्वारा होती है? यूरेनियम नामक पदार्थ से। ठीक है, और कहाँ है अपना कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग किसके द्वारा होती है? एक होता है कार्बन का C14। जब कार्बन डेटिंग के बारे में एक दो फैक्ट और देख लो। जब इंसान पैदा होता है तो उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसमें होते हैं दो प्रकार के कार्बन, एक C12 और एक C14। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो C12 की मात्रा तो निश्चित होती है, लेकिन C14 की मात्रा घटती चली जाती है। जिसकी ज़्यादा, जैसे C14 है, C14 जिसमें कम पाया गया वह अधिक पुराना है, और जिसमें C14 की मात्रा अधिक है तो वह कैसा है? वह नया, मतलब कम पुराना है। चलो अब एक बार और देखो इसको। डेटिंग होती है दो लोगों की, सजीवों की और निर्जीवों की। सजीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक जीव और एक वनस्पति। तो जंतु होते हैं दो, मनुष्य और जानवर। तो मनुष्य और जानवर होते हैं सींग वाले और बिना सींग वाले। सींग वाले में छल्लों के द्वारा हम इसकी उम्र का पता लगाते हैं, और बिना सींग वालों में हम इसके नाखूनों के द्वारा हम इसकी उम्र का पता लगाते हैं। इसमें सींग तो होंगे नहीं तो छल्ले नहीं होंगे, तो इसीलिए इसके नाखूनों द्वारा। अब वनस्पति कि हम क्या करा, वनस्पति एक पेड़ होगा, पेड़ को काटेंगे तो उसमें पड़ेंगे छल्ले, और छल्ले पड़ेंगे तो इस छल्लों के गिन लेते हैं, और जैसे एक गिनते हैं और वैज्ञानिक विधि द्वारा इसकी उम्र का पता लगाया जाता है। मनुष्य के जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बचेंगे अवशेष। तो अवशेषों की कराएंगे हम क्या? कार्बन डेटिंग होती है कार्बन C14 नामक एक पदार्थ से। जब इंसान पैदा होता है तो उसमें दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। जब उसकी मृत्यु होती है तो कार्बन 14 की कमी होने लगती है और कार्बन 12 स्थिर रहता है, स्थिर मात्रा में रहता है। तो कार्बन 14 के कारण, कम होने के कारण हम उसकी उम्र का पता लगा लेते हैं। अगर किसी चीज़ में ज़्यादा कार्बन पाया गया तो वह अभी नया है, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई गई वो अधिक पुराना है। ठीक है, कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक लिब्बी ने। कब? सन 1940 में। जब इन्होंने 1940 में बना लिया, फिर इसके 20 साल बाद इसको नोबेल पुरस्कार
इसी आविष्कार पे मिला। तो नोबेल पुरस्कार भी एक दो फैक्ट देख लो। नोबेल पुरस्कार होता है, ये किस वैज्ञानिक के कारण इसका नाम नोबेल पुरस्कार रखा, तो एक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं वैज्ञानिक के कारण इनका नाम, इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने किया गया था, इन्होंने बनाया था डायनामाइट। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट करिए। इसके आगे चलिए मित्रों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा अभी डेटिंग, अब पढ़ेंगे क्या, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति पहले समझेंगे फिर हम लिखेंगे। तो जीवन की उत्पत्ति, तो एक थे जॉर्ज लेमिस्टर नाम की वैज्ञानिक या वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने दिया है महाविस्फोट सिद्धांत। इन्होंने बताया है कि पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल एक बिंदु आकार का एक अणु या परमाणु था, और उसका घनत्व बहुत ज़्यादा और उसका तापमान भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें हुआ विस्फोट, तो हुआ ब्रह्मांड का निर्माण। उसमें हुआ विस्फोट तो क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण। और ब्रह्मांड में हुए अंतरिक्ष, ब्रह्मांड है तो अंतरिक्ष होगा, तो अंतरिक्ष है तो सौरमंडल होगा, तो सौरमंडल होगा तो क्या होगा, एक सूर्य होगा और एक पृथ्वी भी होगी। तो इन सब का निर्माण एक विस्फोट से हुआ है। ये किसने बताया था, जॉर्ज लेमिस्टर ने। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक और थे, कौन, फ्रीडमैन। कौन से, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड या अंतरिक्ष अभी भी फैल रहा है। ठीक है, चलो इसको अभी हम लिखते हैं। जीवन की उत्पत्ति, ये हमने कंप्लीट किया। आप क्या पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति। तो क्या हुआ कि एक कौन से वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेमिस्टर। तो जॉर्ज लेमिस्टर ने क्या दिया है, इन्होंने दिया है महाविस्फोट सिद्धांत। और ब्रह्मांड फैल रहा है। यह किसने बताया है, ये बताया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, ये तो थे, फ्लेमिंग कौन थे, फ्लेमिंग थे भौतिक विज्ञान में है फ्लेमिंग जी। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन इनका नाम है, फ्रीडमैन ना कि फ्लेमिंग, फ्रीडमैन। फिर इस ब्रह्मांड में होगा क्या, एक अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में क्या होगा, अंतरिक्ष में होगा सौरमंडल, और सौरमंडल में होगा एक सूर्य और एक होगी पृथ्वी। तो सूर्य की जो उम्र है वह कितनी थी, 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, जिसमें से 5 अरब वर्ष इसकी उम्र गुजर चुकी है। तो बची कितनी है, 5 अरब वर्ष बची होगी। और पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब, इसकी उम्र कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। तो जब पृथ्वी बनी होगी तो ये हुई है गर्म गैस का गोला। कौन सी गैस का गोला, गर्म गैस का गोला। जब ये गर्म गैस का गोला होगी, जैसे कोई गर्म है, गर्म मान लो एक बॉल गर्म है, अब उस पर हम पानी डालेंगे तो इसकी बॉल की बाहरी परत गर्म ठंडी होगी या अंदर की। जब ये बॉल है इस पर हम डालेंगे पानी तो इसकी अंदर की होगी सतह ठंडी की, बाहर की सतह ठंडी होगी। तो ऑब्वियसली बात है कौन सी, बाहर की ठंडी होगी परत। जब ऐसे ही जब पृथ्वी बनी तो इसमें गर्म गैस का गोला थी, फिर हुई बारिश होने के कारण क्या, पृथ्वी की बाहरी सतह ठंडी हुई।
ठंडी होने से एक हमें पृथ्वी में मिल गई एक पटल, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भूपटल। भूपटल। चूंकि ये गर्म गैस का गोला थी तो ये पृथ्वी का कौन सा कल्प कहलाया, अजीवी कल्प। कौन सा, अजीवी महाकल्प। अजीवी महाकल्प क्यों कहा गया, क्योंकि पृथ्वी में जब तक एक भी जीव जिंदा नहीं था, इसलिए कहा अजीवी, एक भी जीव जिंदा नहीं, महाकल्प कहा गया। ठीक है, एक बार और देखो, जॉर्ज लेमिस्टर साहब थे, उन्होंने दिया है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत बता दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर ब्रह्मांड फैल रहा है, ये किसने बताया है, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन जी ने। फिर अंतरिक्ष, ब्रह्मांड होगा तो अंतरिक्ष होगा, और अंतरिक्ष होगा तो सौरमंडल, और सौरमंडल में होगा सूर्य और पृथ्वी और अन्य ग्रह भी। ठीक है, तो सूर्य की जो उम्र है कितनी बताई गई है, ये है 10 अरब वर्ष। और सूर्य की अभी तक की उम्र कितनी हो चुकी है, यानी कितना और कितनी बची है, तो 5 अरब वर्ष उसकी उम्र गुजर चुकी है, और बची कितनी है, केवल 5 अरब वर्ष उसकी बची है। पृथ्वी की उम्र कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, जब यह पृथ्वी बनी थी तो यह थी एक गर्म गैस का गोला, गर्म गैस का गोला। तो इसकी बारिश हुई, बारिश होने पर बाहरी परत ठंडी हुई, बाहरी परत ठंडी हुई तो इसमें क्या बन गया, ये बना अपना भूपटल। भूपटल का निर्माण हो गया। कृपया आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसको नोट करिए, फिर इसके आगे। हाँ, इतने हैंगे हम तो अंकित के ना। मित्रों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमको आगे पढ़ना है क्या, मानव की उत्पत्ति। हमने क्या क्या कंप्लीट किया था, डेटिंग, जीवन की उत्पत्ति। अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। मानव की उत्पत्ति, तो सबको मालूम है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। उन बंदरों को क्या बोला जाता है, कपी। तो पहला कपी कौन था, ये है आपका आंसर रहेगा रामापिथेकस। रामापिथेकस। तो हम यहाँ पे उन पूरे पूर्वजों को लिखेंगे, फिर उनके बारे में क्रम रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मानव के पूर्वज, मानव के पूर्वज, मानव के पूर्वज कपी कहलाए, कपी कहलाए। तो कपी कौन कौन से हैं, पहला रामापिथेकस, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तीसरा होमो हैबिलस, चौथा होमो इरेक्टस, फिर आ जाता है अपना निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव ये 2 भागों में बटा है। कौन कौन से, एक है जावा मानव और दूसरा है पीकिंग मानव। निएंडरथल मानव के बाद आते हैं क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन के बाद आते हैं वर्तमान या आधुनिक मानव। कौन सा है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के बाद एक और अभी जो बिल्कुल प्रेजेंट में है उसे बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो रामापिथेकस के बारे में। रामापिथेकस सबसे पहले हमें कहाँ मिले, यह मिले अपन को दक्षिण, ये मिले अपन को अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। ये बंदर
शुद्ध बंदर थे, ये सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। फिर मिले अपन को ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रामापिथेकस जंगलों में पाए जाते थे। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ मानव जो जंगलों में चले गए वो शिवापिथेकस कहलाए, और जो जमीनों पे आ गए वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज सर्वप्रथम 1940 में एक है रेमंड नाम का कपड़ा, तो रेमंड डार्ड ने दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसवाल में इनकी खोज की थी। ठीक है। फिर आए होमो हेबिलस। होमो हेबिलस को कारीगरी मानव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों के औजारों को प्रयोग करना प्रारंभ किया था। क्या किया था? पत्थरों के औजारों को चलाना प्रारंभ किया था। अब आ जाते हैं होमो इरेक्टस। ये बिल्कुल झुके हुए थे, फिर इनमें थोड़ा सुधार हुआ और इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी हुई। फिर आ गए होमो हेबिलस। होमो हेबिलस की हड्डी और सीधी हुई। फिर आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वह मानव था जो दो पैरों पे, वह मानव बन गया जो दो पैरों पे खड़ा होकर चलने लगा। होमो इरेक्टस के बाद आए निएंडरथल मानव। चूंकि यह जर्मनी के निएंडर घाटी में पाए गए, में इनकी खोज की गई थी। किसमें? निएंडरथल घाटी में, इसलिए इनका नाम हो गया निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव दो प्रकार के हैं, जावा मानव, पीकिंग मानव। जावा मानव कहाँ मिला है? ये मिला है अपन को कहाँ पे? इंडोनेशिया के जावा महाद्वीप में। और पीकिंग मानव मिला है चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग का ये पुराना नाम है क्या? पीकिंग। फिर आए क्रोमैग्नियन मानव, और उसके बाद आधुनिक मानव कौन से हो गए? होमो सेपियंस। समझ में आया? तो अभी हम इनको लिखेंगे, इनके बारे में। हमने क्या बताया था कि मानव के पूर्वज जो है क्या कहलाए? कपी। तो पहला कपी कौन हो गया? पहला कपी हो गया रामापिथेकस, है ना। तो रामापिथेकस में के बारे में हमने क्या बताया? ये हमें कहाँ मिले? ये हमें मिले अफ्रीका महाद्वीप में। ये कैसे थे? ये थे शुद्ध बंदर, तथा ये झुके हुए चलते थे जैसे बंदर चलते हैं, आप सभी को मालूम है। फिर आए, ये दो भागों में बढ़ गए। कौन कौन से? कुछ जंगलों में ही रह गए और कुछ कहाँ पे आ गए? कुछ आ गए अपने जमीन पे। जो जमीन पे आ गए वो क्या कहलाए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किसने की थी? सन 1924 में रेमंड डार्ड ने। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसवाल में। इनको क्या मिली? एक खोपड़ी मिली थी। ठीक है। फिर आए होमो हेबिलस। इनको क्या बोला जाता है? कारीगरी मानव। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था पत्थरों को औजारों के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। फिर आए निएंडरथल मानव। फिर आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहला मानव जो दो पैरों पर खड़ा हुआ। कौन कहलाया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद क्या आ गए? निएंडरथल मानव, जो दो भागों में बटा हुआ है, जावा मानव, पीकिंग मानव। तो जावा मानव कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर टोंग नदी के किनारे इस मानव की खोज की गई। पीकिंग मानव कैसे थे?
ये कैसे थे? ये थे, इनसे ज़्यादा ताकतवर थे, इनसे ज़्यादा बुद्धिमान भी थे, जो बीजिंग में या पीकिंग में मानव पाए गए। ये कहाँ पे पाए गए? चीन की राजधानी बीजिंग में। फिर आए क्रो-मैग्नियन मानव। क्रो-मैग्नियन मानव और वर्तमान मानव में अंतर देख लो। क्रो-मैग्नियन मानव की खोपड़ी का वजन कितना हुआ करता था? 1600 सीसी। ये किसकी? मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का वजन इनका हुआ करता था 1600 सीसी। तथा वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 1450 सीसी। ठीक है। वर्तमान का मानव अभी आप देखते ही हैं, ये कौन सा है? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव समझ में आया? एक बार और, ये कहाँ? रामापिथेकस कहाँ पाए गए? अफ्रीका महाद्वीप में। ये शुद्ध रूप से बंदर थे, ये खड़े होकर नहीं चल पाते थे, ये इनकी हथेली जो थी बिल्कुल चपटी थी, गड्ढे नहीं पड़ते थे। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज सर्वप्रथम 1924 में रेमंड डार्ड ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में की थी। ट्रांसवाल में उन्होंने क्या पाया था? इस प्रकार के मानव की खोपड़ी की खोज करी थी। फिर आ गए होमो हैबिलस। होमो हैबिलस कारीगरी मानव के रूप में जाना जाता है। कौन सी? कारीगरी मानव, क्योंकि इसने सर्वप्रथम क्या किया था? जो पत्थर होते हैं उनको काटकर हथियार बनाए थे और उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। फिर आए होमो इरेक्टस। वह पहला मानव था जो 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा था। फिर आए निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव 2 प्रकार के थे, जावा मानव, पीकिंग मानव। जावा मानव इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर टोंग नदी के किनारे जावा मानव की खोज की गई। ठीक है। और पीकिंग मानव कहाँ पाया गया था? चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक है ना। ये ताकतवर हुआ करते थे। ठीक है ना। कौन? पीकिंग मानव। और इनमें दिमाग भी इनके अपेक्षा ज़्यादा पाया गया। इन्होंने काफ़ी चीज़ों की खोज करी थी। ठीक है। जैसे आग की। क्रो-मैग्नियन मानव। फिर इसके बाद आया क्रो-मैग्नियन मानव। इनके मस्तिष्क का वजन 1600 सीसी होता था। तथा वर्तमान मानव का वजन कितना है? वर्तमान मानव के मस्तिष्क का वजन है 1450 सीसी। इसे आधुनिक मानव कहा जाएगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। 5 सेकंड की टाइम है आपके पास। आशा करता हूं आप सभी ने नोट तो कर लिया होगा। चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। कौन? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने बांटा है 3 भागों में, 1 2 3। कौन सा? पहला है पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्यपाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल। इसको पाषाण काल भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मानव ने पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है कौन? पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल। दूसरा है उच्च मध्य पुरापाषाण काल। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तो
तो निम्न पुरापाषाण काल को हम कोर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? कोर संस्कृति या मद्रास संस्कृति। कोर या मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और एक है उच्च पुरापाषाण काल, इसको ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। निम्न को कोर या मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है और उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? तो बने रहिए हमारे साथ, आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि कोर संस्कृति और फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति इनको क्यों कहा जाता है। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। इसके बाद अगर आपको हमारा ये पढ़ाना अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।